मेरे साथ बलिया लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और वर्तमान राज्यसभा सांसद नीरज शेखर जी मौजूद हैं। सर, नौ नोडा चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपने नामांकन दाखिल कर दिया। प्रोग्राम में मैं भी गया था, बहुत भीड़ वहाँ पे दिखी। तैयारी कैसे चल रही है? नहीं, बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों में, विशेषकर हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में। और विशेषकर मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा बलिया की जनता का। उन लोगों का अपूर्व बड़ा ऐतिहासिक आशीर्वाद मिल रहा है। मेरे को याद है जब पिताजी के बाद मैं आया था, उसी तरह लोग अपना आशीर्वाद और सहयोग दे रहे हैं। कल अपने गांव इब्राहिम पट्टी से चला मैं नामांकन करने। रास्ते भर में जो विशेषकर बुज़ुर्ग निकले घर से, इतनी गर्मी में भी, कोई 80 साल का है, कोई 75 साल का है, लोग निकल कर आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इससे बड़ा आत्मबल मिलता है। लगता है कि जो आप काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और आने वाली जो हम लोग की लड़ाई है उसमें हम लोग को अच्छी सफलता मिलेगी। सर, पूर्व प्रधानमंत्री और आपके पिताजी चंद्रशेखर जी भी हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। आप भी समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी परिवारवाद के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हो। कल डिप्टी सीएम भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी परिवारवाद को लेके घेरा है। तो क्या इस बार मतलब परिवारवाद को आप मुद्दा बनाने जा रहे हैं क्या? नहीं, हमारे लिए विकास मुद्दा है बस। परिवारवाद का जहाँ तक मैं अपनी बात करना चाहता हूँ व्यक्तिगत रूप से। आप जानते हैं पिताजी कभी नहीं चाहते थे हम लोग राजनीति में आए, और वो जब तक जीवित रहे हम लोग राजनीति में नहीं आए। उनके बाद ही हम लोग आए और अपनी ज़मीन खुद बनाई, लेकिन नाम तो साथ था ही पिताजी का। लेकिन परिवार के लोग भी, कई लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन परिवारवाद एक मुद्दा में मेरे के लिए, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बलिया का विकास, गाज़ीपुर का विकास, पूर्वांचल का विकास, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हम लोग चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करते हैं हमेशा, पूजनीय महाराज जी से भी, कि हम लोग के लिए पूर्वांचल का विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और उसके लिए हम लोग हमेशा संघर्ष किया और काम हुआ भी है पिछले 10 सालों में, और बहुत काम हुआ है। उस काम की रफ्तार को और आगे बढ़ाना है। हम लोगों का तो मुद्दा यही है। वर्तमान सांसद का टिकट काट कर सर आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है बलिया लोकसभा सीट पे, और ये आपकी विरासत की सीट भी है। कितनी बड़ी चुनौती है सर इस बार आपके लिए ये? नहीं, चुनौती हमेशा, एक चुनाव तो हमेशा चुनौती ही होती है। और मैं तो आभार व्यक्त करूंगा अपने शीर्ष नेताओं का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का, पूजनीय महाराज जी का, कि उन लोगों ने ये सम्मान दिया मुझे, तो कि बलिया का प्रतिनिधित्व फिर से कर सकूं मैं। अगर मैं बलिया की आवाज़ बन सकता हूं लोकसभा में, इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए जहाँ तक आदरणीय मस्त जी की बात है, वो हम लोग के नेता हैं, हमेशा रहेंगे। और उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत काम किया है बलिया के लिए, विकास के काम के लिए। ये तो आप जानते हैं, पार्टी का फैसला होता है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। नेताओं ने जो निर्णय लिया है, सब लोग मान नहीं करते हैं, उसको मानते हैं। सनातन पांडे जी को यहाँ से सपा और एनडीए गठबंधन ने अपना प्रत्याशी बनाया, उनको कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं अपने सामने आप? नहीं, हर चुनाव एक चुनौती होती, मैं पहले ही कह चुका हूँ। सनातन पांडे जी कितनी बड़ी चुनौती है मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोग, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है बलिया लोकसभा में। बलिया लोकसभा छोड़ दिए, पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग तो बार बार पिछले 2 सालों से 3 सालों से कह रहे हैं कि 80 की 80 सीट जीतने जा रहे हैं हम लोग। तो इसलिए चुनौती कितनी बड़े हैं ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अभी कोई सामने दिखाई नहीं दे रहा है बलिया में। आप बहुत पुराने नेता हैं सर। 3 चरणों में पूरे देश भर में मतदान हो चुका है, 50% से ज़्यादा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, ईवीएम में कैद हो चुका है सारा। आपको क्या लगता है बीजेपी और एनडीए गठबंधन कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं, आप 3 में ही हम लोग, इसीलिए तो कह रहा हूँ 400 पार हम लोग का लक्ष्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वही लक्ष्य दिया है हम लोग, और मुझे लगता है ये लक्ष्य आराम से प्राप्त हो जाएगा। और जो स्थिति है अभी, करीब 250 या 60 से ज़्यादा के यहाँ चुनाव हो चुके हैं, तो मुझे पूरा लगता है उसी में हम लोग 200 से ऊपर है। तो इसलिए हम लोग 400 पार आराम से होगा एनडीए का। और स्थिति मैं तो वही बताना चाहता हूँ, जो दक्षिण से रिपोर्ट आ रही है, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा से आ रही है, तो इतनी उत्साहवर्धक है कि यहाँ के कार्यकर्ता और ज़्यादा जोश में आ गए। मुझे पूरा भरोसा है हम लोग 400 पार करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल,
राहुल गांधी जी जगह जगह जाके कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की फिर से सरकार आती है केंद्र में तो देश का संविधान खतरे में। आज आप अभी भी तत्कालीन राज्यसभा सांसद हैं, अब पहले भी 2 बार सांसद रह चुके हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व कभी सोचता भी नहीं है, मैं तो करने की बात अलग है, सोचता भी नहीं है संविधान बदलने की। जो संविधान बदले हैं वही लोग ये बात अब कर रहे हैं। इमरजेंसी सबको याद है, कैसे लगी, क्या हुआ और कौन लोग जेल में गए। हम लोग तो व्यक्तिगत रूप से उसके भोगी हैं, पिताजी 19 महीने जेल में रहे। तो ये लोग ऐसी बातें ना करें, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, जाति जनगणना, संविधान बदल रहे हैं और लोगों को भ्रमित करना गलत चीज़ें। मैं तो ये चाहता हूँ कि विकास की बात करें कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या आपका विकास का क्या प्रोग्राम है, वो बताएं आप। तो वो तो विपक्ष के लोग बताते नहीं हैं, ऐसी ऐसी बातें जो लोगों को भ्रमित करना। बस भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ये कह रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जब तक हम लोग हैं सत्ता में संविधान कभी नहीं बदल सकता। और संविधान अमेंडमेंट तो होते ही हैं, लेकिन बदलने का मैं बोलना नहीं चाहता। जब भी बदला गया है कांग्रेस ने बदला है, दो तीन बार जो गलत हुए हैं, अब उदाहरण नहीं देना चाहता, ये सब चीज़ें मैं नहीं बोलना चाहता। लेकिन अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन संविधान बदलता है, कौन संविधान नहीं बदलता। सर आखिर में एक बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, आज अब मौका मिल गया आपसे चंद्रशेखर जी के बारे में, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में जाने। आपने कई सारी कहानियाँ शेयर की है, वीडियोज़ हैं, उनको लोग देखते रहते हैं। कुछ ऐसे मोमेंट्स जो आप हमें बताना चाहें, अभी लोगों तक ना पता? नहीं, उनका तो मेरा सौभाग्य रहा कि उनके साथ पूरा देश घूमने का मौका मिला। वो हम लोग को मंच पे नहीं ले जाते थे, लेकिन उनके साथ में घूमता था। जो सबसे बड़ी बात जो उनकी लगती थी, जो डायरेक्ट कांटेक्ट था पब्लिक के साथ, लोगों के साथ, वही एक नेता को अलग नेता बनाता है। जब तक आप अपने लोगों को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, अपने देश को नहीं जानेंगे, तब तक उनके लिए काम नहीं कर सकते। ये हमेशा वो बात कहते थे और वही बात हम लोग प्रयास करते हैं कि अपने राजनीतिक जीवन में उसको उतारें। मैं इनके साथ एक बार पूरा देश घूम रहा था, कार से हम लोग घूम रहे थे, गैट एग्रीमेंट के ख़िलाफ़ होते। तो मैं वही देखा, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, लगातार लोगों के बीच जाकर उनको बताने की बात, कहने की बात। वो कहते थे हमेशा कि डायरेक्ट कांटेक्ट से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है राजनीति में, और जानने के लिए भी अपने देश को आप जब तक घूम के देखेंगे नहीं, क्योंकि वो कहते थे उत्तर प्रदेश की समस्या तमिलनाडु की समस्या नहीं होगी। तो इसलिए हर प्रदेश को जानना ज़रूरी है। अगर आप देश की राजनीति कर रहे हैं, हर लोगों को जानने की ज़रूरत है। तो ये उनकी जो क्वालिटी थी, ये जो खासियत थी उनमें, जो अंत तक पूर्व प्रधानमंत्री होने के बाद भी किस तरह वो कहीं गांव में भी रह लेते थे, कहीं भी रह लेते थे, वो आज के बहुत कम राजनेताओं में देखी जा सकती है। मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। जो गरीब है, जो पिछड़ गया है, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, उसके लिए काम करना, यही हम लोग ने पिताजी से सीखा कि उनको ऊपर उठाना है, तभी ये देश विकसित हो सकता है। और वही काम मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए हम लोग उनके साथ हैं और यही लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए कि हम लोग का देश विकसित देश हो। सर बिजी शेड्यूल है आपका, अभी बाहर निकलना होगा, सब जगह जाना होगा, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।